बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त नेपाल में सब कुछ बहा कर ले गई है अवाम बहा की, खास तौर पर यूथ ने। और नेपाल इस वक्त इनकलाब के दहाने पर है। बांग्लादेश के बाद इस वक्त सड़कों पर जो जमे गफीर है, जो वहाँ अवाम सड़कों पर निकली है, हुआ क्या है ज़रा ये आप समझ लें। और अब समझना ये है कि क्या ये इनकलाब है या फिर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन है। और इस सूरत हाल में सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, उसका जेट इस वक्त तैयार है और वो मुल्क से भाग रहा है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। हुआ ये है कि वहाँ पर सोशल मीडिया बैन किया जा सकता। अब हुआ ये कि जब उस करप्शन पर आवाज़ उठाई जाती थी तो इन्होंने किया क्या कि इन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया, तमाम प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए। वो असल में वो लम्हा था कि जब आप किसी चीज़ को बैन करते हैं तो अवाम का जो पारा आसमान पर चला जाता है। यूथ, आम अवाम सड़कों पर निकाह पर जाहिर सी बात है गोलियां चला दी, वहाँ पर लोगों को मारा। उसके बाद अवाम बिफर गई। जब अवाम बिफर गई तो उन्होंने जाकर उनकी जो कांग्रेस पार्टी है उनके हेडक्वार्टर्स को जला दिया, उनकी पार्लियामेंट के बाहर वो चले गए और उनके जो सियासतदान हैं उनके घरों तक वो पहुँच गए। आग लगा दी, तबाही कर दी, तोड़फोड़। सारे सियासतदान, मिनिस्टर, सब कुछ, इवन के ऑपोजिशन के लोग तक भी इनके कंट्रोल से बाहर हुआ। अब हुआ ये कि मिनिस्टरों को लग गया कि भाई हमारी खैर नहीं। उन्होंने रिजाइन करना शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में वजीरों ने रिजाइन करना शुरू कर दिया कि हम जा रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, हम इस हुकूमत के साथ नहीं हो सकते। इन्होंने मारा। उनको पता है अवाम का समंदर आ रहा है कि हमारे घर में फौज नहीं है, छोड़ेंगे नहीं और ये तो तबाही का शिकार कर देंगे। तो अब आप देखिए वहाँ पर क्या सूरत हाल हुई। वहाँ पर मामला ये हुआ कि इसके बाद इतनी तबाही आई कि मिनिस्टर्स अपने घर छोड़ गए, उनके घर जला दिए गए। अवाम ने जो सड़कों पर जनजी निकली है, उन्होंने कहा कि हमने किसी को नहीं छोड़ना, इनफ इज इनफ होगी। करप्शन से इंतहा हो चुकी हुई है। हमारा पैसा, टैक्स का पैसा खाई जा रहे हो, पुलिस खा रही है, फौज खा रही है, दलिया खा रही है, सियासतदान खा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खा रहा है। अब आप ये देखिए उसके बाद की सूरत हाल। इन्होंने काम डाउन करने की कोशिश की, अवाम सुन नहीं रही थी। अब वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस वक्त प्राइवेट जेट में फरार हो रहा है। अब वो फरार हो रहा है और उसके बाद फिर सूरत हाल ये हो जाएगी कि वहाँ मामलात हो जाएंगे काफ़ी ख़राब। देखिए अब ये है वो एक पार्ट जो आपको नज़र आता है। ये जो केपी ओली शर्मा है, बेसिकली ये इंडिया के ख़िलाफ़ हो गया था, लेकिन फिर अब इंडिया से ताल्लुकात बहाल हो गए जब चाइना के बहाल हुए, फिर ये चाइना के बड़े करीब है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इसने गलती ये की, या तो इससे गलती करवाई गई या कि इसने सोशल मीडिया को कर दिया बैन। होता ये है कि गवर्नमेंट के अंदर आपके लोग बैठे होते हैं जो वो आपको गलत कहते हैं कि आप इसको बैन कर दे, ये नहीं होगा। अवाम का गुस्सा कई सालों का था। उन्होंने बांग्लादेश को देखा, वो बिफर गए। आपने सिर्फ एक गलती करनी होती है, ट्रिगर किया मामला, अवाम निकल आई सड़कों पर। अब उनके सामने कुछ नहीं, वो कहते हैं अब जाएं, अब ये गवर्नमेंट जा रही है, अब सब कुछ हो रहा है, तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है। अब सारे वही सूरत हाल है। देखिए एंड पर होता क्या है कि इन सब के साथ एक ही मामला होता है कि जब ये गवर्नमेंट जा रही होती है, तबाही हो रही होती है, तो प्राइवेट जेट इनके तैयार होता है, पैसा इनका पहले बैरून मुल्क होता है, वो बैठते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं भाड़ में जाए जिसने संभालना है। तो जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ। और आप ये देखें कि उसके बाद की सूरत हाल क्या है। अब असल मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ तक तो आप समझ लें इनकलाब वाली सूरत हाल है, लेकिन इनकलाब हो जाता है हाईजैक। जैसे बांग्लादेश के अंदर अभी तक कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आया, बावजूद उसके कि जिसको वो लाना चाहते थे वो ले आए, क्योंकि यूथ को नहीं मिला। होता ही है कि इनकलाब जब आता है तो उसके बाद उसको हाईजैक कर लिया जाता है। कोई आगे आता है, अच्छा जी मैं टेक ओवर करूंगा, अच्छा जी मैं करूंगा। इस वक्त नेपाल के अंदर अगला फेज ये आने वाला है। अब देखना ये है कि अगले फेज में देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। वहाँ के जिन फौजियों ने, एजेंसियों ने, सियासतदानों ने, जिन्होंने हसीना वाजिद के साथ मिलकर जो उधम मचाया, लोगों को अगवा किया। आपको पता है वहाँ पर खुफिया जेलें थी, जो लोग वहाँ से निकले 12-12, 15-15, 25-25 साल से वहाँ पर कैद थे। अपोजिशन लीडर को कैद किया गया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शेख हसीना वाजिद और उनके जो लोग हैं वो असल में, आप देखिए हसीना वाजिद तो चली गई इंडिया, लेकिन बाकी किसी को सजा नहीं मिली। तो वो इनकलाब हो गया हाईजैक। यानी वो वही जो तमाम ताकतें थी वो बैठी रही इक़्तिदार में। किसी वज़ीर को, किसी आर्मी चीफ को, किसी सियासतदान को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी मीडिया वाले को, किसी को कोई सज़ा नहीं मिली।
तो वो वहाँ पर बांग्लादेश खड़ा, ठीक है वहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि इलेक्शन होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ना सजा हुई ना कुछ। अब नेपाल में भी यही सूरत हाल है। होता क्या है कि अगर तो इसके बाद यहाँ कुछ नहीं होता, वही सूरत हाल है, एक नया बंदा उसी पार्टी से एक्सपायर, तो आप समझ लें फिर ये इनकलाब नहीं है, रिजीम चेंज है। उसकी वजह ये है कि गलती तो आप करते हैं, अवाम सड़कों पर आ जाती है। कभी कभार होता है कि आपके वजीर मशीरी को गलती करवा देते हैं और वो असल में मिले होते हैं बड़ी ताकतों से, वो आपसे काम ये करते हैं, उसके बाद अवाम का एक हिस्सा सड़कों पर आता है। आपको याद होगा ईरान ने क्या कहा? ईरान ने ये कहा था रिसेंटली, आयतुल्लाह ने कहा था कि ईरान में कुछ प्लान ये था कि अटैक करेंगे, मिनिस्टर्स की वीडियो बनाएंगे, जर्नैलों की वीडियो होगी, जैसे उन्होंने सबको कॉल्स की और कहा कि अब तुम्हें उड़ाने वाले वीडियोस बनवाओ कि तुम आयतुल्लाह के खिलाफ यानी पूरी तरह बगावत करो। वीडियोस नहीं बनाई और उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि हम लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे। उनका प्लान था कि 15-20 हज़ार लोग सड़कों पर हम ले आएंगे किसी तरह, जो प्लान था, बाकी आवाम खुद ही निकल आएगी। अब हुआ ये है कि इसराइल का मामला उलट गया। वहाँ पर ना तो जर्नैलों ने ना वहाँ के सियासतदान किसी ने आयतुल्लाह के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई, ना बगावत की। उन्होंने कहा ठीक है मारना मार दो, वो खड़े रहे। उसका नुकसान ये हुआ इसराइल को कि अवाम भी सड़कों पर नहीं है, अवाम जिसको लाना था सड़कों पर वो वहाँ नहीं, अवाम आ गई सड़कों पर ये कहने के लिए कि भाई इसराइल पर हमला करो। 18 घंटों के अंदर अंदर इन्होंने सारा सिस्टम डिसेबल किया। रिसेंटली ईरान ने कहा कि ये बार बार हमारे मिसाइलों को, सिस्टम को डिसेबल करने की कोशिश करते हैं, बार बार इसको रोकते रहे। पहले दिन हो गया, दोबारा नहीं कर पाए क्योंकि चाइना और रशिया ने इनकी मदद की, उनको टेक्नोलॉजी दी कि ताकि आपके सिस्टम, रिडार, सब कुछ आप बेहतर करें, वरना वहाँ रिजीम चेंज पूरी तरह तैयार था। वो असल में अगला मरहला ये था कि ईरान के शाह ईरान का जो बेटा है वो आएगा और वो आकर पूरी तरह टेक ओवर करेगा और गवर्नमेंट संभालेगा, वहाँ से वो उसका जहाज उड़ेगा, वो ईरान में लैंड करेगा। आयतुल्लाह को इन्होंने मार देना था और बहुत सारे लोगों को मार देना था, उनके अंदर से गवर्नमेंट की बगावत हो जानी थी। ये था उनका सारे का सारा प्लान, जो प्लान उनका हो गया नाकाम। तो जब नाकाम प्लान हुआ तो उसके बाद इसराइल नहीं कर सका। अब आप बांग्लादेश के अंदर देख लें, वहाँ इनकलाब आ गया शेख हसीना वाजिद के खिलाफ, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया गया। एग्जैक्टली अब नेपाल के अंदर ये सूरत हाल होती है, होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। इस वक्त हालात ये बता रहे हैं, चीज़ें ये बता रही हैं कि मुकम्मल तौर पर आने वाले वक्त के अंदर अब नेपाल के बाद दीगर इलाकों में भी एक काम है और अगला नंबर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इंडिया का आ जाए, क्योंकि मोदी के लिए अब ये चीज़ें सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। बावजूद कि उसकी एक बड़ी तादाद में सपोर्ट है, लेकिन वो सपोर्ट अब वो ख़त्म होती जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया में महंगाई का तूफान है, ताकि उन्होंने GST कम किया है, लेकिन वहाँ पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि अदम एतमाद आ सकती है। देखिए फ्रांस के अंदर अब अदम एतमाद आई और अगला जाहिर सी बात है, उन्होंने 2 दिन का टाइम दे दिया मैक्रन को कि या तो रिज़ाइन कर दो या फिर तुम पूरी तरह इम्पीच हो गए, यानी अदम एतमाद हम करके तुम्हें फारिग करेंगे। तो ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि दुनिया में गड़बड़ हो रही है, इनकलाब के नाम पर ये चीज़ें हो रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।